एक प्रतिष्ठित जापानी स्कूल में छात्र अपने स्टूडेंट काउंसिल के दो मेंबर्स के बारे में गॉसिप करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। अफवाहें उड़ रही थी कि दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे घुल मिल रहे हैं जैसे कोई ब्रेड स्लाइसेस को ओपन करता है। मगर सुजुनी और काजुकी को इन बातों की जरा भी परवाह नहीं थी। उन्हें तो बस पब्लिक इमेज मेंटेन करने की चिंता थी। वे हमेशा अटेंशन का सेंटर बने रहते थे क्योंकि बाकियों की तुलना में वे ज्यादा डिसेंट और रिफाइंड लगते थे। बाकी स्टूडेंट्स ऐसे बिहेव करते थे जैसे किसी मैस्करेड में आए हों और खुद को किंग ऑफ फ्लाइज समझते हों। सुजुने और काजुकी काउंसिल की सबसे अहम रोल्स निभा रहे थे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। दूसरी तरफ डल और ऑलमोस्ट इनविजिबल एनपीसी उसातो था, जिसके केवल दो फ्रेंड्स थे और शायद वो गायब हो जाता तो किसी को नोटिस भी ना होता। कम से कम उसे 3 पीपल की भीड़ में खोना नहीं पड़ता था। उसने एक गिरे हुए बर्ड नेस्ट को उठाया और मजाक में उसे थैंक्स कहा, ये बताते हुए कि क्लास में उसे क्यों रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके फ्रेंड्स इतने कम थे कि उसकी शैडो तक उसका साथ छोड़ चुकी थी। उस दिन बाद में जब हेवी रेन हो रही थी, किसी ने उसका अम्ब्रेला छीन लिया। उसने सोचा कि किसी और का अम्ब्रेला चुरा ले, लेकिन अपनी ऑलरेडी खराब हो चुकी रेपुटेशन को और वर्स नहीं करना चाहता था, इसलिए बीच में ही रुक गया। वो बस आसमान से कोई मिरेकल गिरने की उम्मीद में बैठा रहा। उसकी किस्मत से अचानक मिरेकल हुआ। उसके सामने स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट सुजुनी खड़ी थी, जो उसे इतनी देर से स्कूल में देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने पूछा कि वो क्यों नहीं गया, तो उसातो ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उसका अम्ब्रेला पैरों पर चलकर उसे छोड़कर चला गया। जब सुजुनी ने कहा कि उसे जल्दी जाना होगा क्योंकि स्कूल बंद होने वाला है, तो उसातो ने कैजुअली सुझाव दिया कि वो रेन में ही निकल जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट को यह बात बुरी लगी और उन्होंने गिल्ट के चलते उसे जाने नहीं दिया। तभी उनकी वाइस आ पहुंची और बोली कि उनके पास एक एक्स्ट्रा अम्ब्रेला है जिसे उसातो को दिया जा सकता है। सुजुनी ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि वाइस प्रेसिडेंट काजुकी उसातो को कैसे जानते हैं। काजुकी ने कूल अंदाज में जवाब दिया कि उसने सभी बैकग्राउंड कैरेक्टर्स के नाम याद रखे हैं। अगर मैं उसातो होता तो शायद मैं एक तरफ इंटैक्ट और दूसरी तरफ शैटर्ड हालत में घर लौटता। फिर भी उन्होंने औपचारिक रूप से इंट्रोडक्शंस किए और सजेस्ट किया कि वे साथ घर लौटें। अब थर्ड क्लास कैरेक्टर उसातो दो सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स के साथ वॉक कर रहा था। जब तीनों स्टूडेंट्स कैजुअल बातें करते हुए घर लौट रहे थे, तो उसातो ने उनके अनयूजुअल बिहेवियर पर सवाल उठाया। सरप्राइजिंगली दोनों ने साफ कहा कि रूमर्स गलत हैं और वे रात भर किसी स्पेशल ट्रेनिंग में इन्वॉल्व नहीं है। इसके बाद सुजुने ने उसातो से पूछा कि वो आफ्टर स्कूल क्या करता है। इस सवाल का जवाब देने में वो बैडली फेल हो गया क्योंकि उसने इतना दूर तक कभी सोचा ही नहीं था। काजुकी ने पूछा कि सुजुने ने वही सवाल बार बार क्यों किया। इस पर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट की तरह बातें शुरू कर दी और कहा कि इस सब के पीछे कोई बड़ा मोटिव छिपा है। वे इंसिस्ट कर रही थी कि उसातो उनकी वर्ल्ड का पार्ट नहीं है। यह सुनकर उसातो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसे मिस परफेक्ट से ऐसी बातें एक्सपेक्ट नहीं थी। अचानक जब वे तीनों एक पार्क में दाखिल हुए तो सुजुने और काजुकी को मिस्टीरियस बेल साउंड सुनाई देने लगी। ये मूवमेंट किसी मेन कैरेक्टर इवेंट जैसा लग रहा था। उसातो को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस काउंसिल मेंबर्स की बेचैन आवाजें। जैसे ही उसने उन्हें काम करने की कोशिश की, जमीन से गोल्डन लाइट बीम उठी जिसने तीनों को चौंका दिया। वो उस तेज हवा के झोंके को समझ नहीं पा रहे थे। तभी उसातो ने सोचा कि शायद ये कोई इसेकाई पोर्टल है। काजुकी ने तुरंत उसकी तरफ देखकर कहा, तुम आखिर क्या नॉनसेंस बोल रहे हो। जब सुजुने भी बाहर निकलने लगी और उसे इसेकाई गेट बता रही थी, तो काजुकी को एहसास हुआ कि ग्रुप में सिर्फ उसी की ब्रेन सेल्स काम कर रही थी। कुछ ही देर में सब कुछ डार्क हो गया क्योंकि तीनों में से बस सुजुने का अम्ब्रेला ही बचा था। जब उसातो को होश आया तो काजुकी उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। वे एक मिस्टीरियस चर्च में थे जहां अजीब लोग चीप कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे, जैसे किसी थर्ड रेट रेनेसेंस फेयर से खरीद कर आए हों। जब उसातो ने प्रेसिडेंट के बारे में पूछा तो उसे तुरंत पछतावा हुआ क्योंकि वो उसके ठीक बगल में अजीब हरकतें कर रही थी और ये सोचकर ड्रूलिंग कर रही थी कि वे किसी होली प्लेस में हैं। जब उनके सामने वाला मैन बोलना शुरू किया तो काजुकी ने उसे बीच में रोककर पूछा कि उन्हें किस वियर्ड शो में घसीटा गया है। एक गार्ड को यह इंसल्ट लगा और उसने काजुकी पर चिल्लाया, मगर उस आदमी ने गार्ड को शांत किया और खुद को लिंगर एम्पायर का किंग बताया। इस मोमेंट पर सुजुने और भी नर्वस हो गई, जैसे वो 9th क्लाउड पर हो। किंग ने बताया कि उन्हें एक रोयल डीमन किंग को हराने के लिए हीरोज के रूप में बुलाया गया है। किंग के हर इसेकाई कीवर्ड पर सुजुने और भी अजीब होती जा रही थी, जिससे उसातो सोचने लगा कि वो इस तरह की बिजार ऑब्सेशन क्यों रखती है। एनपीसी लेवल उसातो को भी ये बात अजीब लगी कि वो इतनी लो वाइब्स के साथ और नीचे गिर रही थी। इन एंडलेस ड्रामास को देखकर काजुकी टोटली एक्सप्लोड हो गया और उस ओल्ड फार्ट को बिना परमिशन के उन्हें यहाँ खींच लाने पर चैलेंज कर डाला। उसने डिमांड की कि उन्हें वापस उनकी वर्ल्ड में भेजा जाए। बैड लक से किंग ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि समनिंग वन वे स्पेल था। जैसे ही काजुकी आगे बढ़ा, गार्ड्स ने तुरंत अपनी स्पीयर्स उसकी तरफ तान दी, जैसे उसे स्क्यूअर करने को रेडी हों। उसातो ने उसे रोकने की कोशिश की, तभी एक शॉकिंग ट्विस्ट में किंग उनके पास आकर जमीन पर गिर गया और जेन्युइनली माफी मांगने लगा। उसने वादा किया कि जैसे ही सॉल्यूशन मिलेगा वो उन्हें वापस भेज देगा। जब सुजुने ने पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि ये तीनों हीरोज हैं, तो मीज ने बताया कि बेल्स की आवाज सुनकर चोजन हीरोज का पता चल जाता है। ये सुनकर काजुकी को याद आया कि उसातो को बेल्स बिल्कुल नहीं सुनाई दी थी। उन्हें एहसास हुआ कि उसे बिना रीजन इसमें घसीटा गया है, जिससे किंग और उसके लोग और भी स्टूपिड लगने लगे। थोड़ी देर बाद ग्रुप को एक चेंबर में ले जाया गया जहां क्रिस्टल बॉल रखी थी जिसमें उनके मैजिक का टेस्ट होना था।
काजुकी ने उसातो से पूछा कि वो कैसा फील कर रहा है, ये जानते हुए कि वो सिर्फ इस मेस का विक्टिम है। उसातो ने कामली रिप्लाई किया कि उसे कोई इश्यू नहीं है अगर वो सिर्फ एक बर्डन है। सुजुने मीनवाइल क्रिस्टल को देखकर किसी मैनिक वीप की तरह बिहेव कर रही थी। जब मेज ने कहा कि इवैल्यूएशन शुरू होगा तो सुजुने सबसे पहले आगे बढ़ी। जैसे ही उसने क्रिस्टल को टच किया वो येलो लाइट से ग्लो करने लगी और कंफर्म हुआ कि उसके पास लाइटनिंग मैजिक है। फिर काजुकी ने ट्राई किया और क्रिस्टल व्हाइट चमका। मेज स्टन रह गया क्योंकि ये लाइट मैजिक था, डीमन किंग के खिलाफ सबसे पावरफुल और रेयर एबिलिटी। इसका मतलब था कि काजुकी लिंगर एम्पायर के लिए प्राइसलेस वेपन बन गया। आखिरकार उसातो की बारी आई। वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि एक अनवांटेड स्टो अवे होने के नाते उसके पास कोई पावर नहीं होगी, लेकिन जैसे ही उसने क्रिस्टल को टच किया वो एमरल्ड ग्रीन लाइट से चमक उठा। जब सुजुने ने मेज वेल्सी से पूछा कि ये कौन सा मैजिक है तो वो शॉक में आ गई। उसने तुरंत उसातो का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर ले गई, जबकि दोनों हीरोज पीछे रह गए। दौड़ते हुए वो थ्रोन रूम में पहुंची और किंग को बताया कि उसातो के पास एक्सट्रीमली रेयर एफिनिटी है। जब राजा ने उसकी बात को मजाक समझकर टालने की कोशिश की तो उसातो के छूने पर क्रिस्टल बॉल का रंग ग्रीन हो जाने की बात सुनकर वो भीगी भेड़ की तरह कांपने लगा। वे जानते थे कि उसका मैजिक मुसीबतें पैदा करता है और वे सोच रहे थे कि उसातो को उसकी सिक्योरिटी के लिए कहां भेजा जाए, जिससे उसातो को लगा कि हरे रंग की चमकती गेंद का मतलब जहरीला कचरा है। जब उसने पूछा कि किसी और को भी जादू से इतना ही लगाव है तो राजा ने कहा कि एक और है, हालांकि वो ऐसा नाम था जिसके बारे में वे महल में बात नहीं करना चाहते थे। तभी एक अजीबोगरीब ताकतवर टेरिफाइंग बॉय कमरे में घुस आया जिसने सभी पहरेदारों के दिलों में डर पैदा कर दिया। उसने राजा से पूछा कि क्या बुलाने की रस्म कामयाब रही, तो बूढ़ा आदमी जो अपनी पैंट्स में पेशाब करने वाला था हकलाते हुए उसे बताया कि सब ठीक रहा। जब उस क्रूरी लड़की ने उसातो को देखा तो उसने पूछा कि क्या वो हीरोज में से एक है, एक ऐसा सवाल जिसका राजा ने लाइटनिंग स्पीड से इनकार कर दिया। उसने समझाया कि उसातो बस उनके घटिया रिचुअल का शिकार था जिसमें जरा भी मैजिक नहीं था। जब वेल्सी ने रोज टॉम बॉय को हीरोज से मिलवाने का प्रस्ताव रखा तो वो क्रूरी लड़की थ्रोन रूम से बाहर जाने ही वाली थी कि उसातो, जो अपना बेवकूफाना मुंह बंद नहीं कर पा रहा था, ने चाय गिरा दी और पूछा कि उसकी ग्रीन बॉल का क्या मतलब है। रोज तुरंत वही रुक गई, मानो किसी ने कोई बड़ा सीक्रेट सुन लिया हो। इससे पहले कि आप इसे कई कह पाते, वेल्सी ने उसातो को महल से दूर ले जाने के लिए एक जादू किया, लेकिन रोज दिखने में जितनी ड्रेडफुल थी उतनी ही जिस मैजिक ऑर्ब पर उसातो सवार था उसका पीछा कर रही थी और उसे पकड़ लिया। उसने मैजिकल ऑर्ब को नष्ट कर दिया और उसे मेरी भतीजी के विनी द पूह टेडी बियर की तरह पकड़ लिया और राजा को सूचित किया कि अब से वो उसकी देखभाल में रहेगा। बाद में महल में वेल्सी ने हीरोज को सूचित किया कि उसातो को ले जाया गया है। जब उन्होंने पूछा कि क्या वो डेंजर में है तो वेल्सी ने जवाब देने में आनाकानी की, क्योंकि रोज एक अनप्रेडिक्टेबल और रेकलेस इंसान थी जो अपने पंखों के तले किसी को भी तोड़ सकती थी। जादूगर ने हीरोज को बताया कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे तो ये ठीक होने के बिल्कुल विपरीत लगा। फिर भी उसने उन्हें बताया कि उसातो अब राज्य की रेस्क्यू टीम का हिस्सा है क्योंकि उसे हीलिंग मैजिक से लगाव है। रेस्क्यू स्क्वाड के अड्डे पर रोज ने उसातो से अपना परिचय दिया और बताया कि वो एक हीलिंग मैजिक का यूजर है। जब उसातो ने पूछा कि वो अकेले ही उसकी देखरेख में है तो रोज ने बताया कि वहां 2 और हीलिंग यूजर्स भी हैं, हालांकि वो इस समय किसी और काम में बिजी हैं। फिर उसने रेस्क्यू स्क्वाड के अन्य नॉन मैजिक मेंबर्स को बुलाया। मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले आदमियों के अंदर आने के बाद उसातो को लगा कि उनका काम लोगों की जान बचाना है या उन्हें खत्म करना है। जब उन्होंने उसातो को अपना इंट्रोडक्शन दिया तो वो मुश्किल से ही किसी का नाम पहचान पाया क्योंकि उसे अपनी सिक्योरिटी की ज्यादा चिंता थी। ये देखकर कि उसातो डर के मारे अपनी मर्दानगी लगभग खो चुका था तो रोज ने उन मॉन्स्टर्स को लात मारकर भगा दिया इससे पहले कि वो उसके गोल्डन बॉय को मार दें। जब उसने कहीं और ट्रेनिंग लेने की विनती की तो रोज ने उसकी एक न सुनी और उसातो से कहा कि उसका ट्रेनिंग अगले दिन शुरू होगा और वो एक मॉन्स्टर्स बीस्ट में से एक के साथ एक रूम शेयर करेगा। उस रात उसातो सोच रहा था कि अगले दिन उसके लिए कौन सी हॉरर्स इंतजार कर रही होंगी। दूसरी तरफ रोज मून लाइट में देख रही थी और सोच रही थी कि इसी से का हीलिंग मैजिक यूजर में कितनी पोटेंशियल है। अगले दिन उसातो की नींद खुली और उसने कंफर्म किया कि ये कोई बैड ड्रीम नहीं था, बल्कि उसे एक नई वर्ल्ड में भेज दिया गया था। उसके रूममेट टोंग सोते हुए जनरेटर जैसी अनोइंग टूटी हुई आवाजें निकाल रहा था, जिससे वो अचानक अपने विचारों से बाहर आ गया। तभी रेस्क्यू स्क्वाड के एक और मेंबर ने उसे बताया कि उसके यहाँ गेस्ट्स आए हैं। ये 2 हीरोज सुजुने और काजुकी अपने प्लॉट प्रूफ एंटिटी दोस्त का हालचाल जानने आए थे। जब उन्होंने उसातो से पूछा कि वो कैसा है तो उसे ये बताने में जरा भी हेजिटेशन नहीं हुई कि वो ठीक है, क्योंकि वो जानता था कि ट्रेनिंग में उसके नए टॉम बॉय मास्टर के गुस्से के अलावा और कुछ नहीं है। उसके दोस्त उसे हेलिश ट्रेनिंग के बारे में बड़बड़ाते हुए सुनकर चिंतित हो गए, लेकिन जब उसने उसे अश्योर किया कि वो ठीक हो जाएगा तो वे काम हो गए। फिर वे दूसरी कॉन्वर्सेशन में लग गए। रोज ने उससे लिंजर एम्पायर के बारे में जानने के लिए एक बुक दी और समझाया कि उसे अपनी इलिटरेसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैजिकल समनिंग स्पेल किसी भी व्यक्ति को ईसाई की लैंग्वेज पूरी तरह समझने में हेल्प करता है। उसातो को लगने लगा था कि उसका ट्रेनिंग पाए खाने जितना इजी होगा। हालांकि जब ट्रेनिंग का दूसरा दिन आया तो उसे उस फूलिश थॉट को ऐसे निगलना पड़ा जैसे वो ड्रैगन डंक पाए हो। अगले कुछ दिनों तक वो बिना सिर वाले चिकन की तरह तब तक दौड़ता रहा जब तक उसके पैर और नहीं दौड़ पाए। क्या मैंने कहा था कि वो अब और नहीं दौड़ सकता? सॉरी, मेरा मतलब था कि रोज ने उससे यही वादा किया था। फिर भी जब तीसरे दिन उसके लेग्स जवाब दे गए तो उसने उसके बेचारे बैक साइड पर मैजिक से वार किया और उसे तब तक दौड़ते रहने को कहा जब तक वो फिर से गिर ना पड़े।
चौथे दिन उसने अपनी ब्रूटल रनिंग जारी रखी, लेकिन इस बार वो रेस्क्यू स्क्वाड के अपने साथियों के साथ दौड़ रहा था। वे उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और उसे वजन लिए हुए स्नेल से भी स्लो कहकर चढ़ा रहे थे। जब उसे लगा कि अब और वर्स नहीं हो सकता, तो रोज ने थ्रेटन किया कि अगर उसने उनके बीच की डिस्टेंस कम नहीं की तो वो उसका खाना नहीं खाने देगी। ये टेरिफाइंग ट्रेनिंग छठे दिन तक जारी रही जब उसाटो फिसलकर कीचड़ में गिर गया, जिससे उसकी प्यारी मम्मी, माफ कीजिए, मेरा मतलब था कि उसकी बिग मामा ने उसे एक होपलेस फेलियर कहा। जब वो अपनी छोटी सी डायरी में उसे लिखे जाने वाले ड्रेडफुल शब्दों के बारे में सोचकर गुस्सा होने लगा तो उसके हाथ चमकने लगे। आखिरकार उसके हीलिंग मैजिक का पहला संकेत दिखा। उसे लगा कि आखिरकार उसकी प्रोग्रेस हो रही है। हालांकि रोज को लगा कि यह सिर्फ एक बनावटी धस्त है। उसने उसकी ट्रेनिंग को और भी कठिन बना दिया और उसके साथ और भी आक्रामक हो गई। उसे कचरे के थैले की तरह घसीटती रही जब तक कि वो खुद पर हीलिंग स्पेल लगाने में महारत हासिल नहीं कर लेता। उसके ट्रेनिंग के अंतिम चरणों में उसके विनाशकारी दौड़ों में वजन जोड़ना और पुशअप्स के 1000 सेट शामिल थे, जिन्हें उसने हीलिंग पावर की मदद से करने में कामयाब रहा, लेकिन बचाव दल ने उसे आराम ही नहीं करने दिया। 14वें दिन टॉम ने उसके दोपहर के भोजन पर भारी कर लगा दिया, जिससे रूममेट्स के बीच बेवजह की भागदौड़ शुरू हो गई। उसाटो ट्रेनिंग से इतना परेशान हो चुका था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके धीमे शरीर को तैयार किया जा रहा है। कुछ दिनों बाद उस घिनौने ओझा के घर फिर से मेहमान आए और इस बार उनके साथ एक खास दिखने वाला दल था। जब उस घिनौने बचाव दल के सदस्य ने ग्रुप को उसाटो का पता दिखाया तो वे ये देखकर दंग रह गए कि उनके कथित ओझा को किस तरह की हॉरिफाइंग ट्रेनिंग दी जा रही थी। वो पुशअप्स कर रहा था, हालांकि उसकी पीठ पर न सिर्फ एक विशाल पत्थर का टुकड़ा था, बल्कि उस टुकड़े के ऊपर रोज नाम की एक महिला की वेशभूषा में बैठी एक अद्भुत गुरिल्ला भी थी। रोज के गुर्गे के गुस्से ने उसे फेदर वेट लोड कहने के लिए उकसाया, जिससे मनोरोगी उपचारक ने अपने रूटीन में एक और विशाल टुकड़ा जोड़ दिया, जिससे एनपीसी चींटी लगभग आधे कुचल गई। फिर भी उसने दबाव झेला और हीलिंग मैजिक से खुद को मजबूत बनाया और एक नए कमर तोड़ जादू के साथ अपने सेट जारी रखे। जब नायको ने देखा कि उसाटो का ट्रेनिंग कितना कठिन था तो काजुकी अपने दोस्त के लिए चिंतित हो गया। हालांकि अजीबोगरीब सुजुनी को इस बात की ज्यादा चिंता थी कि वो कितना मस्कुलर हो गया है। उसके बाइसेप्स देखकर उसकी लार किसी पागल के पॉप दीवानी की तरह बहने लगी। मरहम लगाने वाले के लिए सौभाग्य की बात यह थी कि जो शूरवीर उनके साथ था वो इस इनसेन ट्रेनिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए वो रोज के पास गया और उससे पूछा कि वो उसे परलोकवासी को यह सब क्यों झेलना पड़ रहा है। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया और मांग की कि वो तुरंत उसे अपने मॉन्स्टर्स ट्रेनिंग से मुक्त कर दे, लेकिन रोज ने मना कर दिया और सिजुलस नाम के शूरवीर में याद दिलाया कि हालांकि उसे 2 एमसी नायकों से निपटना है, लेकिन संवादों से भरी पृष्ठभूमि के नायक उसाटो को ट्रेन करना उसका काम है। उसने खुद को शूरवीर की कमजोर पकड़ से आजाद किया, फिर उसाटो से कहा कि वो लंच ब्रेक के लिए आजाद है। कम से कम अब वो छोटा लड़का निराशा के पुशअप से तो आजाद था। शूरवीर बेपरवाह रोज के साथ शब्दों का आदान प्रदान करता रहा, जबकि उसाटो नायकों के साथ और उनके मेहमान के साथ चला गया, इस उम्मीद में कि वो उन्हें अपने विचित्र ट्रेनिंग के बारे में और बता सके। वे बातचीत करने के लिए एक पेड़ के किनारे बैठ गए और ग्रुप ने नायकों द्वारा लाए गए नाश्ते का आनंद लेने के लिए एक पिकनिक मूड बनाया। उन्होंने उसे बताया कि जो शूरवीर उनके साथ आया था वो राज्य की सेना का प्रमुख और उनका स्वॉर्ड्समैनशिप मास्टर था, जिससे उसाटो हैरान रह गया, जो इस महत्व को बारीक से समझ पा रहा था। जब उस टेरिफाइंग हीलर ने पूछा कि नायकों द्वारा लाई गई मिस्टीरियस लड़की कौन है, तो उसने अपना परिचय सीलिया लिंजर के रूप में दिया, एक नाम जो ट्यूटोरियल्स के बरखुद जाना पहचाना लगा। जब उसने इस धारणा की पुष्टि की कि लिंजर का मतलब किंगडम ही है, तो वो एक ओवरट्रेन्ड विली की तरह जमीन पर गिर गया और प्रिंसेस को पहले प्रणाम न करने की माफी मांगने लगा। मेरा मतलब है उसने पहले मुकुट और गोल्डन बाल देखे थे। अपने ओवर ड्रामेटिक परफॉर्मेंस के बाद उसने उससे कहा कि वो अपनी अतिशयोक्ति वाली शरारतें बंद कर दे, क्योंकि उसे बिना किसी शाही विशेष सम्मान के सिर्फ सीलिया कहलाने में ही कोई आपत्ति नहीं थी। परिचय के बाद वो नाश्ता करने लगे और अपने ट्रेनिंग सेशंस के अंतरों के बारे में और ये कि वो उन्हें विकसित होने में कितने प्रभावी थे इसके बारे में बात करने लगे। अचानक जब काजुकी कुछ बोलने ही वाला था, सुजुनी बिना उत्तेजना के फिर से अपनी सादा सिंपलिस्टिक मुद्रा में आ गई। उसने आगे बढ़कर उसाटो की कमीज खोली और उसके एब्स निहारने के लिए। शायद उसने कुछ अजीब हरकत इसलिए की क्योंकि वो उस असभ्य रेस्क्यू दल के इलाके में थे। बहरहाल सुजुनी की कामों की इच्छाओं को दूर करने के बाद काजुकी ने उसाटो से पूछा कि क्या उसे अपनी ट्रेनिंग से कोई दिक्कत तो नहीं है। उसने बताया कि हालांकि शुरुआत में वो ट्रेनिंग के बारे में और रेस्क्यू दल में जिन डिज्नी लेवल अपोनेंट्स का सामना करने के लिए मजबूर था उनके बारे में लगातार गालियां लिख रहा था, लेकिन अब उसे ट्रेनिंग में मजा आने लगा है। फिर उसने ग्रुप को यह दिखाकर प्रभावित किया कि उसे हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करने में कितनी महारत हासिल हो गई है। तभी टोंग प्रकट हुआ और उसाटो से कहा कि वो उसके लिए लंच लाया है। हालांकि वो मिस्टर नाइस गाय घोड़े का गोबर नहीं खरीद रहा था, जिससे कोकेन के नशे में धुत दोनों हैमस्टर्स के बीच टकराव हो गया। नायकों को एहसास हुआ कि हालांकि ये थोड़ा अजीब था, लेकिन उनके दोस्त ने नई दुनिया के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर दिया था। उस रात जब हीरोज चले गए तो मरहम लगाने वाला गर्म पानी के टब में नहा रहा था और सोच रहा था कि उसने कितना ग्रोथ किया है। उसे याद आया कि रोज ने उससे कहा था कि रेस्क्यू दल के सदस्य के रूप में उसका ड्यूटी सहयोगियों की मदद के लिए धर-धर दौड़ना है, और इसी वजह से बिना सिर वाले मुर्गे की प्रैक्टिस की व्याख्या हुई। फिर उसने टब के अंदर अपना संकल्प मजबूत किया और वादा किया कि जब उसकी मदद का टाइम आएगा तो वो काम आएगा। अगले दिन रोज ने अपने सेवक पर एक बैग फेंका, जिससे वो कुर्सी से उछल पड़ा और फिर उसे बताया कि वे बाहर जा रहे हैं, और मॉन्स्टर्स सरप्राइज से दंग रह गए। अब उसके पहले बड़े काम का समय आ गया था। वे राज्य की दीवारों से निकलकर एक क्लिफ पर पहुंचे, जहां रोज ने अपने निकम्मे शिष्य को लिंजर फॉरेस्ट का अंधेरा दिखाया। अचानक रोज ने उसाटो को बताया कि वो एक ग्रैंड ग्रिजली को पकड़ने और मारने जा रहा है।
इससे पहले कि वो इस इकाई के बारे में सोचकर और शिकायत करता, रोज ने उसे किसी रैग की तरह पकड़ लिया और जंगल में फेंक दिया, जिससे वो अपने पहले ग्रैंड एडवेंचर के लिए तैयार हो गया। भयानक जंगल में फेंके जाने के बाद हीलर ने अपने शरीर पर हीलिंग मैजिक लगाकर मानो किसी ड्रैगन बॉल की हो अपने गिरने को कम करने में कामयाब रहा। जब वो उठा और होश में आया तो उसने यकीन दिलाया कि एक बड़े ग्रिजली को हराना उतना ही आसान होगा जितना अपने पुराने स्कूल के 10 बच्चों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाना। हालांकि जब किस्मत ने इस धारणा को टेस्ट करने का फैसला किया तो उसका कावर्ड माइंड धुएं को बर्दाश्त नहीं कर सका और वो एनिमी हीरो की स्पीड से भाग गया। कुछ देर अपने काम से भागने के बाद उसने मॉन्स्टर का सीधा सामना करने का फैसला किया, ये मानते हुए कि वो रोज के आधे भी पावरफुल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी यूनिवर्स इक्वेशन में 2 और बेयर्स को जोड़कर उसके सिद्धांतों को बैलेंस करने का फैसला करता है, जिससे मरहम लगाने वाले को अपनी ओलंपिक रिले दौड़ जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब उसाडो ने पास में एक झरने की आवाज सुनी तो उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और मिशन इम्पॉसिबल के टॉम क्रूज की तरह उसमें जंप लगा दी। ये देखकर कि उनके शिकार ने मछलियों को नदी में डुबो दिया है, भालू वहां से चले गए, जिससे मरहम लगाने वाले को कम से कम कुछ घंटों या दिन और लग सकते थे। कुछ घंटों बाद उसने एक पेड़ पर डेरा डाला और अपने कपड़े सुखाए। धन्यवाद था कि वो मौत के जानवरों के एनकाउंटर में बच गया। अपना बैग साफ करके और खाने के लिए बासी ब्रेड निकालते हुए उसने रोज को कोसा कि उसने उसे जीवन के सबसे बुरे पलों से गुजारा। दूसरे कैरेक्टर्स के पास हरेम, दावतें और मजेदार एडवेंचर्स थे, लेकिन वो अपने हरेम में एक क्रेजी बॉस, मेंटली डिस्टर्ब सहकर्मियों और बेवफा भालुओं के शिकार में फंसा हुआ था। रोजाना का खाना खत्म करने के बाद उसने जंगल में अपनी पहली रात को रिकॉर्ड करने के लिए उस पेड़ को मार्क किया जिस पर वो सोया था। अगले दिन उसने अपने आसपास ग्रैंड ग्रिजली की गुफाओं की तलाश की। वो लो बजट निंजा की तरह झाड़ी से झाड़ी पर कूदता हुआ इधर उधर दौड़ रहा था। आखिरकार उसे एक इंजर्ड ब्लैक रैबिट मिला जो मुश्किल से जंप कर पा रहा था। घायल चूहे को हील करने के बाद उसने उसे छोड़ने से मना कर दिया। जब उसने रैबिट से बात करने की कोशिश की तो उसे लगा कि पुराने वर्ल्ड के एनिमल से बात करके उसका सारा टाइम वेस्ट हो गया, मानो लो बजट डॉक्टर एनिमो ने उसका साथ दिया हो, क्योंकि रैबिट ने इशारों से उसकी बातों का जवाब दिया। इसीलिए उसने खरगोश को ग्रैंड ग्रिजली की गुफा की ओर ले जाने के लिए मना लिया। कुछ ही पलों बाद वो उनके छिपने की जगह पर पहुंचा और उसे एहसास हुआ कि पहले वाले 3 भालू तो फैमिली ही थे। वे साथ सोते हुए बहुत क्यूट लग रहे थे, जिससे उसे लगा कि काश वो इस ड्रामा को गोल्डीलॉक्स और 3 बेयर्स के साथ अलग अलग टेस्ट वाली बीन्स की तरह कुछ और प्यारा बना देता। यह स्टोरी कैसी थी? वो तुरंत हकीकत में लौटा। उसे याद आया कि भालू उसे कितनी जल्दी एक मीठे क्रिसमस बारबेक्यू में बदलने के लिए आतुर थे। भालू तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने के बाद वो पास की एक नदी पर अपना कनिस्तर पानी भरने के लिए गया, इस उम्मीद में कि कम से कम वो पीने लायक होगा। बदकिस्मती से वो पानी नहीं था और इससे उसके पेट में दर्द होने लगा। वो अपनी मैजिक से खुद को हील करके और अपने नए दोस्त काले खरगोश से बेहतर पानी की सप्लाई पाकर बच निकलने में कामयाब रहा। अचानक खरगोश डर के मारे कांपने लगा, जिससे उसातो हैरान रह गया, जिसने देखा कि खरगोश मौत के भालुओं से नहीं डरता। वो सोच रहा था कि आखिर किस लेवल का मॉन्स्टर उसके साथी को डरा सकता है। जब उसने उस क्रीचर को देखा तो वो डर के मारे स्टन रह गया, जिससे ये साफ हो गया कि वो राक्षस कितना भयानक था। वो एक विशाल सफेद स्नेक था जो ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी नर्क से पैदा हुआ हो। डिजाइन की एरर के दूर होने के बाद डरा हुआ हीलर आखिरकार सांस ले सका, ये आशा करते हुए कि उस हेल बॉर्न डिजास्टर से उसका कोई लेना देना नहीं था। अगले कुछ दिन वो एक सुंडेरे की तरह बिहेव करते हुए इस बात पर सोचता रहा कि क्या अब मौत के भालुओं का पीछा करने का टाइम आ गया है या नहीं। जब आखिरकार उसने खुद को कन्विंस किया कि वो रेडी है तो इस बार उसके रैबिट साथी ने उसे फिर से बेवकूफी से बरगलाया। आखिरकार अगले दिन वो तैयार हो गया और वो हेल से आए ग्रिजली भालुओं का पीछा करने निकल पड़ा। लेकिन फिर भी एक शॉकिंग ट्विस्ट ये आया कि उसके वहां पहुंचने से पहले ही भालुओं का मैसेकर हो चुका था और उसके लिए बेयर रक्स के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। जब उसने निशानों की जांच की तो उसे एहसास हुआ कि ये उस इविल स्नेक का काम था जिसे उसने पिछली रात देखा था। तभी भालू का बच्चा उस मलबे के नीचे से क्रॉल करके बाहर निकल आया जिसमें उसे दफनाया गया था। अपने पेरेंट्स को बेरहमी से टेस्टलेस कबाबों में बदलते देखकर वो बेबी मौत का भालू दर्द से कराह उठा। हालांकि किसी ने पूछा नहीं, फिर भी उस साइलेंट हीलर ने यह घोषणा की कि वो भालू का रिवेंज लेगा और उसके पेरेंट्स के किलर का पीछा करेगा। इस बीच हीरोज अपने दोस्त का हालचाल जानने के लिए रेस्क्यू दल के अड्डे पर पहुंच गए थे। टोंग द्वारा उन्हें यह बताने के बाद कि वो रोज के साथ 10 दिनों के लिए बाहर गया था तो काजुकी चिंतित हो गया। लेकिन जब सुजुने ने उसे याद दिलाया कि उसातो ह्यूमन डिस्गाइज में रेस्क्यू दल नामक मॉन्स्टर्स के साथ ट्रेनिंग ले रहा था तो उसे तुरंत राहत मिली। अगले कुछ घंटों के लिए वो एक ट्रेनिंग मोन्टाज में गया जहां उसने एक केवमैन की तरह लकड़ी की कील को तेज किया और बैटल के लिए तैयार हुआ। खरगोश को अपनी इच्छा के विरुद्ध मॉन्स्टर की ओर ले जाने के लिए मना लेने के बाद वे घंटों एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते रहे। आखिरकार उनका सामना उस रेप्टाइल से हुआ। वो अपने ऑर्फन कब से फाइट कर रहा था और उस निराश भालू को उसके पेरेंट्स से मिलवाने ही वाला था, लेकिन उसातो ने ऐसा नहीं होने दिया और वो उस क्रॉलिंग साइको के पीछे पड़ गया। उसने खुद को याद दिलाया कि रोज से ज्यादा टेरिफाइंग कोई क्रीचर नहीं है और स्नेक पर झपटा और अपने भाले से उसकी आंख फोड़ दी। बैटल में उसके अनुभव हीनता स्टेरॉइड्स पर दौड़ते किसी रोड रनर से भी तेज सामने आ गई, क्योंकि हमले के बाद वो दूर जा गिरा। स्नेक उसके पीछे आया और एक पेड़ से टकराकर उसे रास्ता दे दिया, या कम से कम उसके डम ब्रेन ने यही सोचा, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि उसके साथ ट्रिक हुई है।
स्नेक ने उसे ब्लाइंड करने की अपनी प्लान पलट दी और उसके बाएं हाथ में काट लिया, जिससे वो घायल हो गया। लेकिन लकीली फर्स्ट टाइम फाइटर के लिए उसका नाइफ मॉन्स्टर को भी डैमेज पहुंचाने के लिए सही जगह पर था, जिससे लगा कि अब उसे एडवांटेज मिल गया मौका। लेकिन जैसे ही मरहम लगाने वाला जहर से लड़खड़ाने लगा, सांप ने फिर से एक मिस्ट्री कार्ड फेंक दिया। फिर जब उसातो ने खुद को जहर से ठीक कर लिया तो राक्षस का हमला बेकार साबित हुआ और यह लड़ाई एक कमबैक बैटल में बदल गई। आखिरकार दोनों ने आखिरी बार करके इस लड़ाई को खत्म करने का फैसला किया और डेथ पैंडा की मदद से उसातो ने जीत हासिल की। तीसरे दर्जे के उस पात्र ने आखिरकार अपनी पहली बड़ी अचीवमेंट पूरी कर ली थी और उसके पास जश्न मनाने के लिए एक अजीबोगरीब नीला डेथ पैंडा भी था। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई जब नरक से निकला एक लो बजट लॉकनेस मॉन्स्टर मृतकों में से उठ खड़ा हुआ और उसने उन मूर्ख कमजोरों पर हमला करने का निश्चय किया जिन्होंने उसे चुनौती देने की हिम्मत की थी। अपनी आखिरी सांसों के साथ उस गूंगे मरहम लगाने वाले ने रोज को अपनी मौत के लिए पुकारा और दावा किया कि विग वाली मादा गोरिल्ला उसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार है। एक चौंकाने वाला ट्विस्ट तब आया जब उसने नारुतो की तरह चीखते हुए अपने सकुरा पर वार किया और रोज प्रकट हुई। उसने उस विशालकाय राक्षस को ऐसे एक ही बार में खत्म कर दिया जैसे वो साइटामा हो। जब उसकी अधीनस्थ ने पूछा कि उसने उसे कैसे ढूंढा तो उसने बताया कि कुकरू नाम का काला खरगोश उसका पालतू है और वही उस पर नजर रख रहा था। उसने साफ कहा कि टेस्ट के दौरान उसकी मदद करने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन सिगलिस से भागे हुए राक्षसी सांप की दखलंदाजी ने उसे मजबूर कर दिया। फिर उन्होंने चर्चा की कि उस छोटे से मौत के भालू को टेम कर लेना कितना बड़ा काम था, एक ऐसा हुनर जो कई शूरवीरों में भी नहीं था। रोज ने तय किया कि चूंकि वह मर चुका है इसलिए वह उसे और भालू को वापस राज्य में ले जाएगी। उस घिनौने मरहम लगाने वाले के लिए सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब रोज ने उसे याद दिलाया कि उसका गुरु विग पहने गोरिल्ला के जैसा दिखता है तो उसे एहसास हुआ कि आने वाली ट्रेनिंग के लिए वो कितना तैयार है। जब वे चट्टान पर पहुंचे तो रोज ने हैरान करने वाले अंदाज में उस बेकार से पात्र के साथ खुलकर बातें की। उसने कहा कि वह उसका दाहिना हाथ होगा क्योंकि बाकी दोनों मरहम लगाने वाले सिर्फ जादू के इस्तेमाल तक सीमित थे। लेकिन उसातो में हिम्मत थी और हार बर्दाश्त न करने का जज्बा, एक ऐसा गुण जो सिर्फ लीडर के लिए ही होता है। इसी बीच इसेकाई के अंधेरे हिस्से में दानवों के स्वामी ने तय किया कि अब आगे बढ़ने का समय है। उसने अपनी जनरल घियात को बुलाया और आदेश दिया कि वह युद्ध के लिए तैयार हो। रोज द्वारा उसादू को यह बताने के बाद कि मुसीबत आने वाली है, उसे तुरंत समझ में आ गया कि इसका मतलब युद्ध होने वाला है। और मानो ये काफी ना हो, उसे यह भी बताया गया कि उसका कमजोर दुबला पतला शरीर रोज के साथ फ्रंट लाइन में होगा। यह सुनकर वो अपनी शैतानी ट्रेनिंग पर शक करने लगा। शैतान के अड्डे में कमांडर डेरी टैंक्स ने उस भयानक दानव राजा को स्टेटस रिपोर्ट दी। उसने कहा कि सभी योद्धा युद्ध के लिए तैयार हैं। दानव राजा ने उसे आशीर्वाद दिया और मिशन पर नियंत्रण सौंप दिया। सिंहासन कक्ष से बाहर निकलते हुए उसने गहरी सांस ली क्योंकि राजा की भयानक स्टेंस से भरे उस कमरे में सांस लेना मुश्किल था। जब दानव चिकित्सक ने उसकी हालत देखी तो उसने हंसते हुए कहा कि उसे भी अपने राजा की बदबू से उतनी ही परेशानी होती है। उसने आरोपों से डिनाई करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर उसकी एक भी बात पर बिलीव नहीं कर रहा था। उसने उसकी बातों को नजरअंदाज करके वहां से चले जाने का फैसला किया, जिससे हेड डॉक्टर उसके पीछे पीछे आ गया। उसने उसे बताया कि उसका नया एक्सपेरिमेंट सफल रहा है क्योंकि उसने एक और ज्यादा शक्तिशाली लॉकनेस मॉन्स्टर को जन्म दिया है। गियोट कमांडर अमीला इससे प्रेस्टेशन से प्रभावित नहीं थी क्योंकि पिछली एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल रही थी जो युद्ध में सिगलिस से भागी थी। वह एक विशालकाय सांप था, कोई चूहा नहीं। जब प्रोफेसर डेमन गॉट ने वादा किया कि नया सांप पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल है तो अमीला को उम्मीद थी कि इस बार वो सच होगा, क्योंकि उसका मानना था कि सिगलिस से कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन मौजूद है। दोनों ने याद किया कि युद्ध के मैदान में किडनैपर्स घायल योद्धाओं को इलाज के लिए उठा ले जाते थे। गियोट कमांडर को उनकी लीडर रोज से खास नफरत थी क्योंकि उसका अमीला के मालिक से पुराना झगड़ा था। कमांडर के जाने के बाद नरक के डॉक्टर ने उसे याद दिलाया कि युद्ध के मैदान पर उसे कंट्रोल रखना है, इसलिए रोज से सीधे लड़ना बना है। अमीला ने कहा कि वो जानती है, इसलिए उसने उस गोरिल्ला गर्ल की देखभाल के लिए खास नाइट को रखा था जो भारी कवच में छिपा हुआ था। इसी बीच शहर में उसातो खुश था कि कई दिनों बाद आखिरकार वो असली बेड पर उठा था। हालांकि उसके पास ही उसका रूममेट टोंग सो रहा था जो भालू की तरह स्नोरिंग कर रहा था। भालू की बात करें तो उसातो उस विशाल ग्रिजली को खाना खिला रहा था जिसे उसने बचाया था और जिसका नाम उसने ब्लूरिन रखा था। जब वो उस रोनेदार मॉन्स्टर को खाना खिला रहा था तभी कुकरू ने गाड़ी रोक दी और उसे परेशान कर दिया। खरगोश द्वारा छले जाने और धोखा खाने के बाद उसे लगा कि उसके साथ बिट्रियल हुआ है, लेकिन जब वही खरगोश उसके पास आकर बैठ गया तो उसने फिर से उस पर भरोसा कर लिया। जानवरों के साथ मस्ती करते करते अचानक रोज वहां आ गई और उसने अपने होने वाले पार्टनर को घृणा से देखा। उसने पूछा कि सिर्फ जानवरों से बातें करते करते उसे कितना लोनली महसूस होता होगा। मजाक खत्म होने के बाद उसने बताया कि उसने राजा से कहा था कि वे नीले मौत के भालू को अडॉप्ट कर चुके हैं और राजा ने आशीर्वाद भी दे दिया है, इसलिए अगर वे उसे रखें तो कोई दिक्कत नहीं। मगर भालू और उसातो की मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई क्योंकि रोज ने भालू को हर बार खाने के लिए वर्कलोड देने की धमकी दी। राक्षस उस औरत की खाल में छिपे प्रोमैक्स राक्षस से डर गया था, लेकिन जब उसातो ने पूछा कि वह उसे यूज करने का क्या मतलब निकाल रही है तो उसे पता चला कि वह उसकी टारगेट है। उसकी ट्रेनिंग में अब और सुधार किया गया था। अब उसे दौड़ते हुए भालू को उठाना था। रोज ने कहा कि यह असली युद्ध में घायल साथी को उठाने का रियल लाइफ सिमुलेशन है। चिकित्सक ने भालू से हल्का फुल्का मजाक करने की कोशिश की, लेकिन रोज की डेथ स्टेयर देखकर वो तुरंत भाग निकला। वह लगातार दौड़ रहा था कि अचानक बचाव दल के दो भयानक सदस्य उस पर टूट पड़े। जब उसने पूछा कि ये नॉनसेंस क्यों है तो उन्होंने कहा यह राक्षसों के हमलों की नकल है, ह्यूमन डॉज बॉल ट्रेनिंग, और वे उसका पीछा करते रहेंगे। पहली लहर से बच निकलने के 1 घंटे बाद उस पर दूसरी लहर ने हमला किया। इस बार वे लकड़ियों और एक बदबूदार स्टिंग बॉम्ब के साथ आए थे। वो किसी तरह बच निकला और लकड़ियों के ढेर के पास पहुंचा जिसे वे कूद कर पार कर गए। 4 घंटे तक यह हेलिश ट्रेनिंग झेलने के बाद उसकी थकान बढ़ गई, लेकिन बाधाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी।
आखिरकार जब वो एक खुले मैदान में पहुंचा तो वो बेमतलब मरहम लगाने वाला जमीन पर गिर पड़ा और सोचने लगा कि उसकी स्टेमिना इतनी जल्दी क्यों खत्म हो रही है। तभी रोज प्रकट हुई और बोली कि ये उसकी कमजोरी और फियर की वजह से है। युद्ध के मैदान से जमा हुआ डर ही उसे पूरी तरह थका रहा है। जब उसने पूछा कि इस नई प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकलेगा तो कॉन्ग वुमन ने उसका चेहरा जादू से पकड़ लिया और उसे बीएम मैन बनने को कहा। फिर उसने आदेश दिया कि ब्यूरेन को पीठ पर बैठाकर वह पूरा शहर घूमे ताकि सतर्क रह सके। उस दिन बाद में उसने वैसा ही किया और भालू के साथ शहर निकल पड़ा। लोग पहले तो डर गए लेकिन कोई शोर नहीं हुआ। जब उसने एक स्टॉल से ब्लूरेन के लिए फल खरीदा तो उस महिला से पूछा कि इतना कमोशन क्यों नहीं हो रहा। दादी ने जवाब दिया कि वह बचाव दल के डरावने चेहरों के आदी हो गए हैं, इसलिए भालू उनके लिए बस एक नया और बदसूरत मेंबर था। उस बदसूरत चिकित्सक ने महिला को थैंक्स कहा और उसने उसे भालू दे दिया।